बिल्कुल। नमस्कार साथियों, हम शिक्षा टॉक पर के मंच पर एक बार पुनः आ चुके हैं और हमारे साथ जो व्यक्तित्व अभी बैठे हुए हैं, आप इनको सभी लोग जानते ही होंगे, परंतु एक छोटा-सा परिचय मैं आपको दे देता हूँ। इंदौर शहर के एडिशनल डीसीपी माननीय राजेश जी दंडोतिया जी हमारे यहाँ पर समक्ष बैठे हुए हैं। धर्मवीर भारती का एक बहुत बेहतरीन सा उपन्यास है गुनाहों का देवता, उसमें बहुत बेहतरीन लिखते हैं कि मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। तो ये वही लोग हैं जो कि बहुत सारा ज्ञान, अनुभव अपने साथ रखते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों से हमेशा बंधे रहते हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पर। सबसे पहला सवाल सर कि चूँकि हमारा जो मंच है वो शिक्षा को लेकर के है, कि आपको किस उम्र में एहसास हुआ था कि आप एक इतने बड़े पद पर, प्रशासनिक पद पर विराजमान होंगे? किस उम्र में आपको ऐसा ज्ञात हुआ था? मुझे कभी ज्ञात नहीं हुआ। बेसिकली पहले मैं तैयारी करता था, स्कूल में पढ़ता था, तो क्रिकेटर बनना चाहता था, फिर डॉक्टर बनना चाहता था, फिर सिविल सर्विस के एग्ज़ाम दिए, सिलेक्ट हो गया। तो मेरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, बेसिकली मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँगा। बहुत बेहतरीन। तो सर कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कई वीडियोज़ जिनके क्रिकेट खेलते हुए भी वहाँ पर हैं और सर की फैन फॉलोइंग बहुत ही गज़ब की है सोशल मीडिया पर भी। सर एक सवाल युवा होने के नाते और युवाओं में जो एक पुलिस को लेकर के विचार होता है जब हम फ़िल्म को देखते हैं, तो रील और रियल जो डिफ़रेंस होता है पुलिस को लेकर के, आप प्रतिशत के मामले में कितना डिफ़रेंस पाते हैं कि रील और रियल में इतना अंतर है पुलिस में? रील बेसिकली इमेजिनेशन भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है और प्रोडक्शन पर आधारित हो सकती है, लेकिन जो रियल होता है, वो रियल होता है, रियल की सर्कमस्टेंसेस अलग होती है और रील में जो दिखाया जाता है, वो हेरोइक इमेज दिखाई जाती है। उसमें वन पर्सन, वन मैन आर्मी दिखाई जाती है। किसी को भी हाइलाइट करना है तो उसमें जैसे सिंघम है, तो फिर अजय देवगन को सिंघम बता के फिर पूरा उसी को ही, कि वही उसी को हीरोइक बनाया जाता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में एक सिस्टम होता है, पूरी टीम एक मिलके काम करती है, उसमें हर व्यक्ति का अपना एक रोल रहता है। सभी का एक अपना एक रोल रहता है, तब जाके एक सफलता मिलती है। सफलता एक सामूहिक एफर्ट होता है, जबकि रील्स में ये बताया जाता है कि सफलता एक व्यक्ति पर डिपेंड रहती है। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से वो इमेजिनरी रहती है और कहीं न कहीं, लेकिन निश्चित रूप से रील्स आपको ये बताने की कोशिश करती हैं, उनका मैसेज अलग होता है। बाकी भले ही वो एक 1% पर बेस्ड रहे, लेकिन उनका बताने का मकसद ये होता है किस तरह सिस्टम में जो नेगेटिविटी है, जो गलत जो एविल प्रैक्टिसेज़ है, उन पर किस तरीके से उनको मतलब रिमूव करना है, उनसे कैसे लड़ना है, इन सारी चीज़ों को। तो निश्चित रूप से रील्स और रील्स इमेजिनरी हो सकती हैं, रियल जो होता है फैक्चुअल होता है, लेकिन कहीं न कहीं या तो रील्स रियल से प्रेरित होके बनती हैं या फिर रील से प्रेरित होके लोग रियल में काम करते हैं। बहुत बेहतरीन। सर जैसे कि आजकल हम देखने को मिलता है कि जो फ़िल्मों में विलेन है उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है या फिर कितना इसका युवाओं पर फ़र्क पड़ता है? देखिए, फ़िल्मों में तो इसलिए दिखाया जाएगा क्योंकि उसको हीरो को बहुत ज़्यादा वेटेज देना है। हीरो जब कोई बहुत हेरोइक काम तब करेगा जब विलेन भी उसका रोल मजबूत होगा, विलेन की भी एंट्री धमाकेदार होगी, उसका रोल जितना मजबूत होगा उतना ही हीरो वो जब उसके अगेंस्ट फाइट करेगा तो उसको फिर और ज़्यादा प्रेज़ मिलेगा। तो कहीं न कहीं वो उनकी जो रील्स होती हैं, जो स्क्रिप्ट होती है उसका एक पार्ट होता है, तो वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रील्स एंड रियल। सर एक क्रिमिनल बनने की जो एक प्रोसेस होती है, वो एक मनोवैज्ञानिक क्रिया भी होती है जहाँ तक मुझे लगता है। तो किस उम्र में संभावना होती है किसी व्यक्ति के एक सामान्य मस्तिष्क के क्रिमिनल बन जाने की? कि इस उम्र में अगर कुछ वो गलत चीज़ों को सामने आता है तो उसके क्रिमिनल बनने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। ऐसा कुछ उम्र हम डिसाइड कर सकते हैं क्या? ये हम कभी भी जनरलाइज़ नहीं कर सकते और उम्र क पर बेस्ड नहीं होती। ये तो जितनी परिस्थितियाँ होती हैं, कई फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति अपने क्राइम अपराध की ओर जाता है। इसमें न केवल स्वयं का उसकी एक स्वयं का एक इंटरेस्ट न केवल, बल्कि उसकी सर्कमस्टेंसेस भी हो सकती हैं, वो चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो या फिर और भी कई रिवेंजफुल एटीट्यूड हो, तो कई ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। इनको हम किसी भी एक फैक्टर में, एज फैक्टर में और किसी भी एक उसमें आप बाँध नहीं सकते, उसको लिमिटेड नहीं कर सकते हैं। सबकी परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं क्रिमिनल्स की। सर जैसे कि हमारा जो चैनल है वो युवाओं के लिए प्रेरित है, तो अगर हम युवाओं का स्टैटिस्टिक्स देखें, तो अगर 100 युवा अगर किसी क्राइम से में संलिप्त हैं, तो किन केस की संभावना है कि वो इसमें ज़्यादा संलिप्त होंगे? ऐसा कुछ डेटा हम साझा कर सकते हैं क्या? डेटा इसमें बिल्कुल इस तरह का कोई भी डेटा बना नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह के जो प्रकरण देखने में आए हैं, ज़्यादातर युवाओं के द्वारा इस तरह की घटनाओं को घटित किया, चाहे वो चेन स्नैचिंग की घटना हो, चाहे मोबाइल स्नैचिंग की घटना हो, उसमें अगर अपन एज ग्रुप देखेंगे तो 20 साल से लेकर
लगभग 30 साल के बीच के और 25 साल के बीच के लोग ऐसा जो कि इन घटनाओं में रहते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह और अगर अपन देखेंगे ड्रग्स में, जो इस समय नशे का जो सेवन कर रहे हैं इस समय युवाओं की संख्या अधिक बढ़ी हुई है, तो उसमें भी लगातार अवेयरनेस कैंपेन इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जितने भी थाने हैं उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं और भी जो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, कई एनजीओज भी इस दिशा में अवेयरनेस कैंपेन चला रही हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं में जिस तरह का जो ड्रग्स का सेवन की जो प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, वो एक चिंताजनक विषय है, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और युवाओं को इससे दूर रहने की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए उनको अवेयर किया जाना होगा। बहुत शानदार। सर महिला सुरक्षा को लेकर के एक बहुत ज़्यादा सवाल होता है, प्रशासन, पुलिस उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते ही हैं। अगर हम एक शिक्षा हमारी युवा पीढ़ी की जो बच्चियाँ हैं उनको अगर देना चाहें कि निजी तौर पर उन्हें क्या-क्या ख़्याल रखने चाहिए? क्योंकि ये ज़िम्मेदारी सामूहिक है, सभी की है। तो इंडिविजुअल उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि बेटा कम से कम इतना तो आपको ख़्याल रखना ही चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सभी दिशाओं में लगातार काम चल रहा है, वुमेन सैनिटाइजेशन काफ़ी बढ़ा है और वो समय काफ़ी उस समय जो बहुत पुराना अगर अपन 2 डिकेड पहले देखें और अब के डिकेड में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी अवेयर अवेयर भी हुई हैं जो जो महिलाएँ हैं अपने राइट्स के प्रति, अधिकारों के प्रति और निश्चित रूप से काफ़ी सुधार भी हुआ है वर्तमान परिस्थितियों में। मेरा सिर्फ़ एक ही कहना है, जितनी भी महिलाएँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनसे एक ही कहना है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप कोई भी आपके साथ कोई भी घटना होती है, छोटी-सी भी घटना होती है, तत्काल उसकी रिपोर्टिंग करें। चाहे अपने पेरेंट्स को बताएँ या अपने टीचर्स को बताएँ या अपने फ्रेंड्स को बताएँ, ऐसे व्यक्ति को बताएँ। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो तत्काल वो घटना सामने आएगी, तो वो छोटे से रूप में होगी तो उसको वहाँ कंट्रोल कर लिया जाएगा। आप शेयर नहीं करेंगी उसको और आप अपने तक ही रखेंगी, उसको छुपाएँगी, आपको ऐसा लगता है कौन बताने से कहीं कुछ ह्यूमिलिएशन नहीं हो, कहीं 4 लोगों को पता नहीं चल जाए, इस बात से बिल्कुल ना डरें। अगर आप उसकी रिपोर्टिंग सही करेंगी, मतलब रिपोर्टिंग तत्काल करेंगी और उसको छुपाएँगी नहीं, तो आप ये तय मान के चलिए कि आगे चल के और भी बेहतर परिणाम इसके देखने को मिलेंगे क्योंकि जो घटना आगे चल के बड़ा रूप ले सकती है, अगर वो उसी समय अगर आपने कुछ छोटी-सी भी घटना किसी ने आपके साथ घटित की है, तो तुरंत ही उसको अगर वहाँ रोक दिया जाएगा, तो बड़ी घटना से बचा जा सकेगा। तो मेरा यही कहना है सभी लोगों को अपने राइट्स के प्रति अवेयर रहें और कोई भी अगर घटना उनके साथ छोटी-सी भी घटना अगर घटती है, तत्काल उसको संबंधित अथॉरिटी को चाहे वो जहाँ वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, फैमिली हो या फिर टीचर्स हों अपने जो कॉलेज में या स्कूल में उन किसी न किसी से शेयर ज़रूर करें। बहुत बेहतरीन तो सबक यहाँ पर है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपके साथ कुछ भी घटना होती है तो आपको साझा करना है। सर युवाओं में एक प्रकार का एक संभावना इस बात की होती है कि वो एक ज़िंदगी का प्रभाव दूसरी पर डालते हैं। घरवालों ने अगर डाँटा है तो वो उसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पर दिखता है या शिक्षक ने डाँटा है तो वो उसका प्रभाव फिर अपने परिवार में लेकर के जाते हैं, घरवालों से ढंग से बात नहीं करते हैं, चिड़-चिड़ करते हैं। सवाल मेरा दूसरा है कि आप रोज़ाना अनगिनत केस को देखते होंगे, हैंडल करते होंगे, महिला सुरक्षा को लेके, साइबर क्राइम को लेकर के अलग-अलग होते हैं। चूँकि आप भी एक इंसान हैं, आप भी हृदय रखते हैं, तो जो रोज़ाना की घटनाएँ हैं, उसका किस प्रकार से आपकी निजी ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ता है और पड़ता है, कितना पड़ता है? उससे बचने के लिए क्या आप कोई प्रयास करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि हम परिवार में रहते हैं, तो वो उसका प्रतिबिंब वहाँ ना दिखे। इसके लिए आप क्या करते हैं या फिर कैसा होता है आपके साथ? देखिए ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान हैं और इंसान के इमोशंस होते हैं और कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है कि जो प्रभावित ना हो। तो निश्चित रूप से संवेदनाएँ होती है मानव में और संवेदनाओं से वो किसी के दूसरे के साथ अगर कोई गलत घटना होती है, तो उससे भी वो प्रभावित होता है, उसको वो भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो सोचता रहता है, सोच-विचार में पड़ता है। तो निश्चित रूप से कोई भी घटना होती है तो कहीं न कहीं अ, जो संवेदनाएँ होती है वो कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं। तो उसमें कंट्रोल करने के लिए इमोशनल कंट्रोल के लिए मेडिटेशन किया जाना भी उचित होता है कि आप योग करें, योग के माध्यम से भी और स्ट्रेस कंट्रोल भी करें। और कहीं न कहीं आप ये मान के चलें कि आपके सामने अगर प्रोफ़ेशनल तरीके से उसको डील करें, अगर आपके जैसे बच्चे हैं अगर अगर पेरेंट्स डाँटते भी हैं स्टडी को लेकर या किसी ऐसी गलत आदत को लेकर जिससे कि आपको नहीं करना चाहिए, वो आपका भला-बुरा अच्छे से समझते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, उनके अनुभवी हैं, उनको उन्होंने काफ़ी दुनिया देखी हुई होती है। वो जितने साल आपसे बड़े हैं, वो उतने साल आपसे दुनिया में आगे हैं। आगे हैं इट मीन्स उनको उन्होंने इतना ज़्यादा समय देखा है, तो इतना वो जानते हैं उस अनुभवों के आधार पर क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर आपके साथ डाँटते भी हैं, अगर आपको समझाते भी हैं, तो उसको अदरवाइज़ ना लेते हुए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना होगा। ये उनका काम है जो उनको आप जो वो आपको सलाह दे रहे हैं, ये आपका काम है कि आपको प्रोफ़ेशनल ढंग से उन सलाहों को ध्यान में रखते हुए और अपने ऊपर नेगेटिव जो सेंटिमेंट्स होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, उनको डेवलप नहीं हों, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए योग से बेहतर कोई माध्यम नहीं है, मेडिटेशन किया जाए। मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएँगे और इमोशन को कंट्रोल करेंगे तो जितना प्रोफ़ेशनलाइज़ तरह से हम चीज़ों को डील करेंगे, उसकी परसेंटेज ऑफ सक्सेस ज़्यादा बढ़ बहुत शानदार। सर
युवाओं में जो वर्तमान के युवा हैं, वो 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित भी होते हैं, वो होते हैं उनकी परीक्षाओं के एग्ज़ामिनेशंस और इस उम्र में एक प्रेम जो शब्द होता है, वो भी इसी हार्मोन्स के माध्यम से फिर जैसे भी कह लें वो होते हैं। कई बार एग्ज़ाम में या प्रेम में सफल होते, विफल होते दोनों संभावना होती है और ये उनको बहुत ज़्यादा अधिक परेशान करता है। तो इसको लेकर के क्या उन्हें करना चाहिए ताकि वो किसी ड्रग्स में या फिर किसी अन्य गतिविधि में संलिप्त ना हो? इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? बेसिकली जिस समय जो दायित्व मिला है, उस समय वही उस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस समय स्टूडेंट हैं और तैयारी अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आपको अपना करियर बिल्डअप करना है, तो आपको ड्रग्स से और इस तरह से नशे की लतों से और जो आपको जो अफेयर्स रहते हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा दूर करना होगा, क्योंकि ये समय आपका एक करियर बिल्डिंग का होता है, जो कि काफ़ी सेंसिटिव समय होता है और जिस एज में जो चीज़ आपको अचीव करनी है, उस एज में वही करना चाहिए। अभी फ़िलहाल आप एज़ ए स्टूडेंट लाइफ़ का आपका करियर है, आपको आपका जीवन है, वो एक छात्र जीवन है और छात्र जीवन के अपने अनुशासन होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन में रहते हुए सबसे पहले अपने करियर को अचीव करना है। करियर का जब अचीवमेंट हो जाएगा, तो आप स्टूडेंट लाइफ़ से हट के दूसरी लाइफ़ में आ जाते हैं। फिर आप ज जो चाहे वो कर सकते हैं, पर सडनली ड्रग्स को आप बिल्कुल भी अवॉइड ही करना है, ड्रग्स का सेवन नहीं करना है और जो अपने जो इमोशंस होते हैं, मैंने फिर बताया इमोशंस को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। जब इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाएँगे, तब किसी भी प्रॉब्लम से आप प्रोफेशनली डील कर पाएँगे। प्रोफेशनली जब आप डील करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी एक बेहतर पर्सनैलिटी निखर के सामने आएगी। तो अभी फिलहाल छात्रों का जो स्टूडेंट लाइफ़ है, उस समय करियर को अचीव करने का ये समय होता है। ऐसी स्थिति में अपने अपने को डेविएट ना होते हुए केवल और केवल अपने जो करियर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है एज़ ए स्टूडेंट उसको अचीव करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। सर बस आखिरी के 2 मिनट और लेना चाहेंगे आपसे। सर अगर एक अच्छाई वर्तमान की युवा पीढ़ी से अगर पूछा जाए कि इस युवा पीढ़ी में बहुत अच्छा क्या है जो कि इतिहास में नहीं रहा है, जो इस युवा पीढ़ी के पास है? और एक वही कमी जो वर्तमान की युवा की पीढ़ी की जो कि इतिहास में नहीं रही है पर ये बहुत बड़ी कमी है। तो एक अच्छाई और एक कमी वर्तमान की युवा पीढ़ी की। जो अच्छाई होती है वही बुराई होती है। जो मैं देख रहा हूँ इस समय जो युवाओं में जो सबसे अच्छी बात है वो टू फॉलो करना। वो तुरंत ही प्रभावित होते हैं और तुरंत फॉलो करने लगते हैं और जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी है युवाओं में वो है कि जल्दी से फॉलो करने लगते हैं बिना सोचे-समझे। जो पॉजिटिविटी है वही नेगेटिविटी है। ऐसे में जो कि जिनको जो फॉलो किया जाता है ये बड़ी ज़िम्मेदारी है समाज में जो लोग जहाँ-जहाँ जिनके जिनके जो रोल है सबके अपने-अपने रोल्स हैं। वो अपने रोल को बेहतर ढंग से निभाएँ, उनको लीड करें तो जिससे जो लोग जो युवा जो आपको देखकर आदर्श आपको मानते हैं और आपकी दिशा में चलते हैं, उनको कहीं न कहीं प्रेरणा मिलेगी, तो उनका भी कंडक्ट हो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और युवा जिस तरह से चूँकि युवा इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर कुछ भी उनको पॉजिटिव दिखता है, उनको ऐसा लगता है अगर करियर जो बनाना चाहते हो, करियर अचीव किया हुआ कोई व्यक्ति मिलता है, तो उसको फ़ॉलो करने की उनकी प्रवृत्ति है। ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है और वहीं अगर किसी नेगेटिव व्यक्ति को उन्होंने फ़ॉलो किया, तो वो भी कहीं न कहीं नेगेटिविटी में उसमें चला जाएगा। तो ना केवल जो लोग समाज को लीड करते हैं, समाज में जो उपयुक्त स्थानों पे बैठे हुए हैं, जो लोग करियर को अचीव कर चुके हैं, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि उनको युवा फ़ॉलो कर रहा है, तो उनका जो कंडक्ट है, वो भी डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर युवाओं को भी थोड़ा-सा रुक कर, सँभल कर जो अपना टारगेट सेट करते हैं, जब उनमें जो आदर्श ढूँढते हैं, तो कहीं न कहीं आदर्श में, उस व्यक्ति में, उस पर्सनैलिटी में उसकी पॉज़िटिविटी ढूँढें, पॉज़िटिविटी को फ़ॉलो करें और अगर उसकी कोई नेगेटिविटी है, तो उसको फ़ॉलो ना करें। बहुत शानदार। सर कोई एक एक किताब जो कि आपने पढ़ी हो और आप युवाओं से कहना चाहते हैं कि आपको ये किताब तो पढ़नी ही चाहिए, वो किताब कौन-सी होगी? द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। बहुत बेहतरीन सी किताब है युवाओं, आपको ये पढ़ना चाहिए और जैसा कि सर का तरीका जो बेबाकी से हर प्रश्न का जवाब यहाँ पर देते हुए जा रही हैं, वाक़ई इनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है युवाओं के बीच में। सर एक चीज़ बस आखिरी सवाल है मेरा इस इंटरव्यू को लेकर के, ऐसा क्या हो या क्या आपको लगता है कि अगर मैं आपको एक जादू की छड़ी दे दूँ और ऐसा कुछ एक विश आपको पूरी करने को कहा जाए कि अगर पूरी दुनिया में से क्राइम हट जाए, तो वो कैसे संभव है? कि आप ऐसा कर देंगे तो पूरा क्राइम हट सकता है। जादू की छड़ी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ सुख होगा, वहाँ दुःख होगा, जहाँ दिन होगा, वहाँ रात होगा, जहाँ पाप होगा, वहाँ पुण्य होगा। तो जहाँ सूरज होगा, वहाँ चाँद होगा, जहाँ अंधेरा होगा, वहाँ उजाला होगा। तो ये एक प्रक्रिया है कि निश्चित रूप से ये घटेगी और जादू की छड़ी मेरे पास है। ऑलरेडी वो सभी लोगों के पास है। सब लोग अपनी-अपनी क्षमता से जो उनका रोल बनता है, वो जादू की छड़ी ही है, वो अपनी भूमिका का निर्वहन करें। मैं क्या कर सकता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। लोगों को क्या करना चाहिए, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में क्या है, यह इम्पोर्टेंट है। केवल पॉज़िटिविटी में मैं काम करूँ और वो जादू की छड़ी मेरे पास है और वो है अवेयरनेस। लोगों को इस बारे में अगर समझाया जाएगा,
तो निश्चित रूप से लोग अवेयर होंगे। अवेयरनेस से बेहतर जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। वो इतनी बेहतर जादू की छड़ी है क्योंकि बच्चे फॉलो करते हैं, बच्चे समझते हैं, बच्चे सेंसिटिव होते हैं, बच्चों को डाँट भी प्रभावित करती है, उनकी तारीफ भी प्रभावित करती है। बच्चों को अगर ये बताया जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, तो निश्चित रूप से वो उससे भी प्रभावित होंगे। तो मेरे मत में जादू की छड़ी मुझे आप देंगे, उससे बेहतर ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी स्वयं की क्षमताओं की एक जादू की छड़ी है, अगर वो उसका इस्तेमाल करेगा तो निश्चित रूप से हम समाज को एक नई दिशा दे पाएँगे। सर का जवाब देने का अंदाज़ आप